नमस्कार। हमने अब तक देखा कि परमेबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और डार्सी लॉ से उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, उसके बाद चैनल की परमेबिलिटी और फिर फ्रैक्चर की परमेबिलिटी। तो एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है आज के लेक्चर से पहले, फॉर्मूला याद रखने में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो क्या करना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अभी तो आपने FFPM देखेंगे तो FFPM में अगेन बहुत अच्छे फॉर्मूला आएंगे, बड़े बड़े फॉर्मूला आएंगे, पर आप उसको सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं। किस तरह से? अब तक हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। फर्स्ट था लीनियर स्टडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल लीनियर, K/μ क्या था, del P/L। कौन सी कंडीशन थी? कंडीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, वरना कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सही नहीं होगा। स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या होना चाहिए था, लीनियर। इसके लिए ये फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला था Q = K 2πh डिवाइडेड बाई म्यू del P डिवाइडेड बाई ln RE/RW, ठीक है। ये भी क्या था, स्टडी प्लस इनकम्प्रेसिबल प्लस किसके लिए था, रेडियल के लिए। हमने अभी कोई भी फील्ड यूनिट की बात नहीं की, क्योंकि फील्ड यूनिट हम FFPM में ही बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी के लिए आपको सॉल्व करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, यूनिट कन्वर्स करो। उससे क्या होगा, उससे 2 बेनिफिट्स हो गया। आपका यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फीट से मीटर, मीटर से इंच, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, सेंटीपोइस से पास्कल इंटू सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीपोइस से पास्कल इंटू सेकंड 10⁻³ होता है, मैंने बता दिया। लेकिन आप अपने हिसाब से देखो, क्वेश्चन करो, तब ट्राई करो कि आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर पाओ। फिर इजी करने के लिए हम FFPM पूरा वो बहुत अच्छे से होगा, आप उसकी अभी से चिंता मत करो। अभी के लिए इसमें देखो 2020 में यही फॉर्मूला आया था, पूछ लिया था ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो। मैं बोल रहा था फॉर्मूला कैसे याद रखना है। आप ये 2 फॉर्मूला देखोगे तो इसमें एरिया है वो इसमें किससे रिप्लेस हुआ है, 2πh से, और इसमें जो L है वो किससे रिप्लेस हुआ है, ln RE/RW। तो एक विधाता का लेख याद रखना, जब भी कोई लीनियर को रेडियल में चेंज करना हो, जब भी कोई भी लीनियर हो, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे भी नहीं पड़ेगा, वो हम देखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई भी दिया हो। आपको स्टडी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, स्यूडो स्टडी के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पर अगर आपको लीनियर फ्लो से रेडियल फ्लो में जाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कोरिलेशन यूज़ करेंगे। कोरिलेशन कैसे बोलते हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्री के फॉर्मूला है या फिर डिफरेंट मेथड के फॉर्मूला है, उन दोनों को एक साथ देखो और उसमें देखो क्या रिप्लेस होता है। जैसे कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें एरिया की बजाय लिख देना है 2πh और L की बजाय लिख देना है ln RE/RW। बहुत ही शॉर्टकट है ये, ठीक है। अब ये ln RE/RW किस हिसाब से लिखना है, अब जब P रिजर्वायर माइनस P बॉटम होल यूज़ हो तभी हम ये लिखते थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वो बोल रहा है कि एवरेज प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ, मैं एवरेज प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ, ना कि जो बाउंड्री पे था रिजर्वायर का वो प्रेशर, ठीक है। वो हम देखेंगे FFPM में फिर से, लेकिन अभी के लिए बोल रहा हूँ अगर इस तरह से वो लिख रहा है तो फिर ये ln RE/RW ना होके ln R/RW होगा, जो किसके इक्विवेलेंट था, ln 0.61 RE/RW के, क्योंकि ये R की वैल्यू क्या निकल के आती थी उस टाइम पे, 0.60 RE जितना स्टडी के लिए। तो अभी के लिए हमने एक ही फ्लो टाइप देखा है, उसमें भी आधा अधूरा देखा है, क्योंकि FFPM में हम पूरा देखेंगे। स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमने अभी देखा है, उसका लीनियर फ्लो देखा है, उसका रेडियल फ्लो देखा है, और कोई भी फ्लो टाइप हमने नहीं किया स्टडी के
अलावा भी 2 होते हैं, वो अभी नहीं किए, ये भी हमने चेंज अभी के लिए नहीं किया है, तो इतना याद रखना है। चलो अब हम डिराइव करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। ये वो करंट के जैसा ही है जो स्टैंडर्ड 12th में आता था। इसका डेरिवेशन में एक बार बोल देता हूँ, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फॉर्मूला याद हो और फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि इसमें मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई कि आप लीनियर से रेडियल में कैसे जा सकते हो। अब बात करते हैं पहले लीनियर की। लीनियर फ्लो में अब क्या लेंगे हम, सीरीज कनेक्शन लेंगे। सीरीज कनेक्शन यानी कि ये हो गया अपना ब्लॉक, मैं 3 ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इस हिसाब से तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, यही तो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस बार ड्रॉ करूँ या इस बार ड्रॉ करूँ, तो ये क्या है बी, ये क्या है एच, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब स्टडी कंडीशन है, हम अभी जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा है वो मैं बोल दूँ स्टडी और इनकम्प्रेसिबल के लिए ही है। इसके अलावा सीरीज पैरेलल करना जाओगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, वो शायद गेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी होगा, ठीक है। तो इसकी क्या है K1 है, इसकी क्या है K2 है, इसकी क्या है K3 है, ठीक है। ये तीनों सीरीज़ में है, तो जो फ्लो रेट यहाँ पे है वही फ्लो रेट यहाँ पे होगा। कीप इन माइंड, यहीं से जो फ्लो रेट जा रहा है वही फ्लो रेट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ये स्टडी स्टेट है, ठीक है। हम स्टडी स्टेट देखेंगे इसके बाद तभी, लेकिन ये देखो सिंपल है, यहाँ से ये फ्लो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सीरीज़ में है तो फ्लो इक्वली जा रहा है। जैसे हम करंट सर्किट देखते तो करंट में जैसे इक्वल जाता था उसी तरह ये 2 पॉइंट है। यहाँ पे कुछ प्रेशर हमने लिया था PA और इसी में मैं प्रेशर ले रहा हूँ PB। अब ये 2 पॉइंट है, वहाँ पे क्या इक्वल प्रेशर होगा। स्टडी स्टेट का मतलब है जो ये A पॉइंट था हमारा, वहाँ का प्रेशर टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो, ये बात हम देखेंगे FFPM में स्टडी स्टेट में। पर अभी के लिए याद रखो स्टडी स्टेट किसे बोलते हो, किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने A पॉइंट ले लिया तो A पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूँ तो A पॉइंट का प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसे ही बोलेंगे स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये प्रेशर PA था, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे 5 घंटे बाद, 5 दिन बाद, 5 साल बाद प्रेशर उतने का उतना ही है, प्रेम अभी उतने का उतना ही है। शादी हो चुकी है लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ है, वैसे समझ लो। अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट B है, वहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, लेकिन जो ये यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर होगा P1 जितना, यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर होगा P2 जितना। हर पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा स्टडी कंडीशन में। स्टडी कंडीशन में किसी भी एक पॉइंट में हर एक टाइम पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो ये P1 है, ये P2 है। अब सीरीज़ का अगर मुझे निकालना है तो Q सेम रह रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, देखो प्रेशर को मैं कैसे लिख सकता हूँ PA माइनस PB। अब एवरेज परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि ये तीनों अलग है, पर ये पूरे ब्लॉक को मैं एक ब्लॉक कंसीडर करूँ तो मुझे ये 3 यूज़ नहीं करनी है मेरे फॉर्मूले में। मुझे इतना ही चाहिए कि यहाँ से मेरा फ्लो एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है, मुझे हर बार ये 3 यूज़ करनी ना पड़े। तो मैं ये 3 के जगह एक ऐसी परमिएबिलिटी ये तीनों की यूज़ करूँ कि जो मुझे यही फ्लो रेट की वैल्यू दे, तो उसे हम बोलेंगे K एवरेज या फिर K इक्विलिब्रियम। K एवरेज ज़्यादा यूज़ होगा, इक्विलिब्रियम इस थर्मोडाइनमिक टर्म, तो वो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एवरेज K, ठीक है, एवरेज K का मतलब वही होता है। तो अज्यूम करो ये 3 की बजाय मैं अभी K एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे तो फ्लो रेट क्या रखना है, सेम ही रखना है, फ्लो रेट तो चेंज होना नहीं चाहिए। तो ये फ्लो रेट है, Q जितना ही फ्लो रेट रखना है। तो Q जितना फ्लो रेट है और K एवरेज जितनी, ये तीनों को मैंने एक ही ब्लॉक मान लिया है, जो ये ब्लू लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ किया वो।
तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू के ए, एवरेज वाला ए, डिवाइडेड बाय म्यू पी ए माइनस पी बी डिवाइडेड बाय लेंथ। देखो क्या लेनी है, ये लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, एल जितनी लेंथ है तो एल एल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए लिखूँगा। ये पहला ब्लॉक है, ठीक है, थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ जो फिजूल की चीज़ें हैं, ठीक है, चलो रख देते हैं, पूरा चला जाएगा। ये एल है। अब मैं केवल इतना ब्लॉक काउंट करता हूँ और इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो इतना ब्लॉक है तो फ्लो तो कितना है, क्यू जितना ही है, ये एंटर यहाँ से हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, क्यू जितना ही है। प्रेशर ड्रॉप कितना हो जाएगा, पी ए माइनस पी वन। इसमें क्या होगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी होगा या पी बी ग्रेटर देन पी बी होगा, वो सोचो तब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या होगा, ये दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू के वन, फ्लो तो सेम ही है, मैंने एक ही ब्लॉक लिया, A डिवाइडेड बाय म्यू। अब इतनी लेंथ में L1 ले रहा हूँ, चलो थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक है, चलो निकल गया, कोई बात नहीं। ये हो गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3 और टोटल हो गई L और ये अपना था B। अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी वन डिवाइडेड बाय L1। यहाँ पे L1 आएगा क्योंकि हम इतना ही ब्लॉक काउंट कर रहे हैं ना अभी के लिए। वैसे ही मैं नेक्स्ट ब्लॉक काउंट करता हूँ इतना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, Q2A डिवाइडेड बाय म्यू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय L2, इतना होगा। ऐसे ही तीसरे के लिए भी लिख लो खुद से, P2 माइनस PB डिवाइडेड बाय L3। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस फॉर्मूले को यूज़ करना आना चाहिए। ये हो गया, ये कंडीशन सही है, ठीक है। क्यों, फ्लो के डायरेक्शन से पता चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही फ्लो होता है, ठीक है, उसी के लिए। अब इस फॉर्मूलो, अब ये फॉर्मूला लिखा 1 2 3 एंड 4, उसको कंबाइन कैसे करना है। अब कंबाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, क्यू म्यू ए सब में कांस्टेंट है, एल वेरी हो रहा है, के वेरी हो रहा है, पी ए माइनस पी वन वेरी हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी वन माइनस पी टू, ये दोनों का मैं अगर इसका और इसका सम करूँ तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, पी ए माइनस पी टू। उसके अंदर फिर से ये ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी ए माइनस पी बी। वही तो चाहिए हमें यहाँ पे रखने के लिए। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ तो पी ए माइनस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी वन वत्ता पी वन माइनस पी टू। ये सब आपने हीट एक्सचेंजर में 12th में किया ही है, हीट ट्रांसफ़र में, एक्सचेंजर में नहीं, सॉरी, पी टू माइनस पी बी। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे ऊपर से सब्सटीट्यूट करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू यू एल डिवाइडेड बाई के वन ए, म्यू यू एल डिवाइडेड बाई के वन ए। यहाँ पे भी क्यू म्यू एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, यहाँ पे के वन ए वत्ता यहाँ पे L1 क्यू म्यू L2 डिवाइडेड बाय K2 A वत्ता क्यू म्यू L3 डिवाइडेड बाय K3 A। सब कुछ निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, कि एवरेज चाहिए,
उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये पूरा ऊपर चला जाएगा और ये पूरा नीचे आ जाएगा। AL अपन L1 डिवाइडेड बाई K1, L2 डिवाइडेड बाई K2, L3 डिवाइडेड बाई K3। ठीक है, ये अपना इक्वेशन निकल चुका। इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल है, L टोटल या फिर समेशन ऑफ Li L1 L2। सिंपल, पता चल गया। और ये क्या लिख सकते हैं? Li डिवाइडेड बाय Ki। ये मिल गया हमें K एवरेज का फॉर्मूला। अब ये हमें मिल चुका है। अब मैं बोलूँ सेम फॉर्मूला, अगर मैं बोलूँ मुझे यही फॉर्मूला चाहिए रेडियल के लिए, ठीक है, तो आप डिराइव कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। कैसे? ये एक अपना हो गया, फिर इसमें सीरीज हो जाएगा। कुछ इस तरह से सीरीज ले लेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड, ये दोनों सिमेट्री, है, दोनों साइड मत लगा लेना। ये K1 K2 K3, डिस्टेंस ऑलवेज सेंटर से लेना है, ठीक है, भूल मत करना, गलती मत करना, ठीक है। R1, ये RW था, ये R1 हो जाएगा, यहाँ तक का R2 हो जाएगा, और ये फाइनल था जो, वो थोड़ा ड्राइंग वीक हो रहा है लेकिन चलेगा, समझ में आ जाएगा, वो RE हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें भी वही सेम चीज़, यहाँ पे PW था, P1 था, P2 था, P3 था, यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, ये H है, ठीक है, ये H है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। और इसमें लेंथ रेडियस के टर्म में होती है, वो तो हमें मालूम है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? P3 माइनस PW लिखेंगे। P3 माइनस, ये रिजर्वायर का प्रेशर जो है, PR माइनस PW लिखेंगे। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, कर ही लेते हैं, चलो अब बोला है तो। Q इज इक्वल टू K Q पाई H, ये एवरेज निकाल रहा हूँ तब, पूरा का पूरा एक लेके के एवरेज निकाल रहा हूँ तब, K इंटू 2 पाई H डिवाइडेड बाई म्यू डेल P, यानी कि क्या? P रिजर्वायर माइनस P बॉटम होल, क्योंकि मैंने यहाँ एवरेज यूज़ किया है और एवरेज यूज़ कर रहे हैं, तब ये रिजर्वायर माइनस बॉटम होल यूज़ कर रहे हैं, तो रिजर्वायर के लिए RE लिखेंगे, बॉटम होल के लिए R बॉटम होल लिखेंगे। वैसे ही सेम Q के 3 फॉर्मूला और हो जाएंगे, और फिर आप अगर फाइनल फार्मूला निकाल लोगे तो K एवरेज मिल जाएगा। इसमें भी ये खुद से करना है होमवर्क में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो इसमें क्या ऊपर आ जाएगा? ln RE बाय RW डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ln R n+1 डिवाइडेड बाय RN डिवाइडेड बाय KI। इसे लिखने की प्रैक्टिस करना, वरना ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। ये क्या लिखा हुआ है? ln RE बाय RW डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे RW लगते हो तब यहाँ पे R1 आएगा, सिंपल R1 डिवाइडेड बाय RW, तो K1 हो जाएगा, ठीक है, वत्ता ln R2 डिवाइडेड बाय R1 K2 हो जाएगा, वत्ता ऐसे लिख सकते हो। लास्ट में आएगा वो आगे लिख देता हूँ, चलो समेशन है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। R3 डिवाइडेड बाय R3 नहीं, अब RE पहुँच चुके हैं तो RE डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय K3, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा K एवरेज का। अब ये तो बात हुई डेरिवेशन की, ठीक है, पर हमने क्या आगे डिस्कस किया था? लेंथ, हमने क्या शॉर्टकट आगे डिस्कस किया था कि अगर हमें जाना है किस में, लीनियर में से रेडियल में, तो क्या याद रखना था? एरिया किससे रिप्लाई करना था? 2 पाई H से,
और लेंथ किससे रिप्लाई करनी थी, ln_RE/RW से। सिमिलरली के एवरेज हमने जो निकाला था कुछ इस तरह था। इसको अगर मुझे रेडियल में लिखना है तो इसमें तो केवल लेंथ है, तो मैं लेंथ को इससे रिप्लेस करूँगा, रिप्लाई नहीं, RE/RW डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो LI, अगर मैं L1 यूज़ कर रहा हूँ यानी कि मैं फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा था, तो ये ब्लॉक लिनियर में ब्लॉक था, इसमें रेडियल है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इतना सिलिंड्रिकल, छोटा सिलिंड्रिकल, उसके बाद में दूसरा सिलिंड्रिकल, तो ये L1 है, तो इसमें RW होगा, ये वाला RW होगा, तो L1 में ये R1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 यूज़ कर रहे हैं तो इसे क्या हम साइंटिफिक में कैसे लिख सकते हैं, ln_Rn+1 डिवाइडेड बाय Rn डिवाइडेड बाय KI। ओके, इतना समझ में आ गया। ऐसे डायरेक्टली आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। ये सीरीज़ कनेक्शन था। और दूसरी चीज़, दोनों में फॉर्मूला देख लो, इक्विवेलेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। ये L की जगह रिप्लेस हो चुका है, ये L3 की जगह, ये L1 की जगह, और ये L2 की जगह रिप्लेस हो चुका है। वैसे भी देख सकते हो। और डेरिवेशन अगर करना ही है तो इस तरह से फिगर ड्रॉ करके अपने आप से देख सकते हो। अभिजीत दांडेकर में भी दिया है। फिर ये हमने तो डेराइव अच्छे से किया था। तो सीरीज़ में याद क्या रखना है वो देख लेते हैं अब एक बार। हमने जो 2 फॉर्मूला निकाले, वो 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए या फिर एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें Q हर ब्लॉक में सेम होगा और प्रेशर डिफरेंस से कैलकुलेशन होगा। ये क्यों याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में फॉर्मूला थोड़ा बड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो आप ओवरऑल डेरिवेशन की मेथड से भी डेल पी को इस तरह से P रिजर्वायर में -P बॉटम होल करके पूरा लिख के वहाँ पे इक्वेशन लिख के भी कर सको, इसीलिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, इससे जो एवरेज निकलती है उसे हार्मोनिक एवरेज भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनिक के इक्वेशन को शायद रिप्रेजेंट करती हो, या वो हमारा पेट्रोलियम का टॉपिक तो है नहीं, तो वो हार्मोनिक एवरेज से जाना जाएगा। अब आगे बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे हम पैरेलल की। ठीक है, पैरेलल किस तरह से होगा, ये अपना ब्लॉक है। हम पैरेलल में फर्स्ट देखेंगे लीनियर और उसके बाद रेडियल। पैरेलल इजी है सीरीज के सापेक्ष से, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा ये K1, ये हो जाएगा K2, ये हो जाएगा K3, यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। पैरेलल यानी कि ऐसे फ्लो होगा और यहाँ से निकलेगा 3 से और फिर जुड़ के हो जाएगा Q। तो यहाँ पे Q1 में Q1 जितना फ्लो जाएगा, Q2 जितना फ्लो जाएगा, Q3 जितना फ्लो जाएगा, बट ओवरऑल फ्लो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये बात क्लियर रखो। यहाँ पे भी Q1 निकलेगा, Q2 निकलेगा, Q3 निकलेगा, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को हम नहीं कुछ करने वाले, इसीलिए ये इजी हो जाता है। यहाँ पे PA है, यहाँ पे PB है, ठीक है। ये अब H1 है, ये H2 है और ये H3 है। अब यहाँ पे देखो, सबकी B क्या दिख के रखी है, सेम दे के रखी है। वो B भी सबकी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ऐसे ना ड्रॉ करके कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, इस तरह से है अगर ये,
ये ब्लॉक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इन दी सेंस सबकी बी भी अलग हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली B3 B2 ये B3 हुआ, ये B2 हुआ और ये B1 हुआ, ठीक है। तो उस केस में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं, ठीक है। सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, उसका मीनिंग ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हम लेते हैं A1 इज इक्वल टू H1B1, A2 इज इक्वल टू H2B2, A3 इज इक्वल टू H3B3। और अगर B सबका सेम है और उसे B ले ले तो H1B, H2B, A3B इस तरह से होगा। ये ब्लॉक ऐसे भी हो सकता था, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये इस हिसाब से ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये ब्लॉक इतना ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हो सकता है कि सबकी ब्रेथ क्या हो, डिफरेंट हो, हमें वो उससे फिक्र करने की बात है ही नहीं। तो जब ब्रेथ सेम है तब हाइट एरिया, जब विड्थ सेम नहीं है तब हम क्या यूज़ करेंगे, डिराइव में क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लिखेंगे ताकि H1B1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको डिराइव कैसे करना है। तो हमें पता है Q क्या होगा, जब मैं ओवरऑल Q की बात कर रहा हूँ तब मैं एवरेज परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एरिया सबका क्या क्रॉस सेक्शनल हर बार सेम है नहीं, क्योंकि हाइट डिफरेंस है। देखो ये हाइट डिफरेंस है, ये तो लेंथ है, ठीक है। लेंथ इस बार सेम होगी। तो एवरेज लिख रहा हूँ तब टोटल एरिया लिखूँगा कि ए डेल पी सबका सेम है, पी ए माइनस पी बी, तो डेल पी लिख रहा हूँ। उसके बाद म्यू एल भी सेम है, ठीक है। Q1 की जगह क्या आ जाएगा, K1 A1 डेल पी डिवाइडेड बाय म्यू एल, वत्ता Q2 की जगह क्या आ जाएगा, K2 A2 डेल पी डिवाइडेड बाय म्यू एल, वत्ता इस तरह से आ जाएगा। सब कुछ निकल जाएगा, के एवरेज मिल जाएगा हमें समेशन ऑफ KI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI, जिसे हम ये टोटल भी बोलेंगे। और अगर बीट सेम है, बीट सबकी सेम है, ठीक है, B1 B2 B3 सबकी सेम है, तो फिर एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा H1B, A1 हो जाएगा H1B, A2 हो जाएगा H2B, A3 हो जाएगा H3B, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा के एवरेज क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ KI HI अपन समेशन ऑफ HI, ठीक है। ये H टोटल ही है H1 प्लस H2 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, जिससे हमें जो एवरेज मिल रहा है, ठीक है, जिससे जो एवरेज मिल रहा है उसे देख के क्या याद आता है, हमने पोरोसिटी में निकाला था, थिकनेस वेटेज एवरेज भी खोला जाएगा, ठीक है। थिकनेस के वेटेज पे हमने एवरेज निकाला है। अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो एरियल के वेटेज में हमने क्या निकाला है, जो है वो निकाला है। अब आगे बढ़ेंगे, के एवरेज निकल चुका है। अब रेडियल के लिए भी पैरेलल बहुत ही आसान है, क्योंकि डेल पी सेम रहेगा, एल एन आर ई बाई आर डब्ल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, ये एल एन, ये आर डब्ल्यू और आर ई दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये आर ई और ये आर डब्ल्यू अब पैरेलल है तो उसमें तो वो इक्वल हो रहा है, ये यहाँ पे है, हाँ ऐसे, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे भी Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 टोटल फ्लो होगा Q जितना। तो इसके लिए भी ये K1 है, K2 है, K3 है, इसमें भी ये H1 है, H2 है, H3 है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना अगर चाहो तो। अभी ये एक होमवर्क लिख लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। इसमें क्या हो जाएगा, K एवरेज यूज़ करना है, सिंपल फॉर्मूला लिखना है। प्रेशर ड्रॉप भी केस में क्या रहेगा, P वेल हेड और P रिजर्वायर, ये भी कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। प्रेशर ड्रॉप भी क्या है, कांस्टेंट है सबके लिए। रेडियस वाला टर्म भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उससे अगर आप निकालोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, वही का वही फॉर्मूला आएगा जो हमने लीनियर के लिए किया था, KI/HI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ HI। ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, एरिया की जगह क्या लिखना है, 2πh लिखना है। अब ये 2π कांस्टेंट है, ठीक है, HI हो गया। यहाँ पे भी 2πHI लिखना है, ठीक है। तो ये 2π तो कट जाएगा, कांस्टेंट है, सेम टू सेम फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इससे क्या मालूम होगा, ये थिकनेस यहाँ पे वेरी हो रहा था, वो था, ठीक है। ये H1 था, ये H2, ये H3। तो इस हिसाब से आपको देखना है। तो अब तक हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए हैं, वो चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। कौन से सीरीज़ में 2 थे, सीरीज़ में लीनियर, रेडियल, फिर पैरेलल में लीनियर, रेडियल, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें क्या चेंज करना है वो भी आपको पता है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी नोटबुक में लिख लेना, कौन में किस में प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं रखना है और किस में क्यू रखना है, वो खुद से सोचो एक बार, फिर डिराइव करो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब गेट में किस तरह से कॉन्सेप्ट आ सकता है, गेट में देखो एक बार तो आ ही चुका है। तो उसमें क्या बोल दिया था, ऐसा करके दे दिया था, ये K1 K2, ये है K3 K4, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने को बोला था। तो सिंपल है, आप पहले ये दोनों को पैरेलल में निकाल लो, ठीक है। ये दोनों को पैरेलल में निकाल लो और फिर जो इक्विवेलेंट मिलता है उसे सीरीज़ में निकाल लो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। वो किस तरह से भी ब्लॉक दे सकते हैं, देखो इस तरह से। जो हम 12th की अपनी GCRT या NCERT ओपन करोगे तो उसमें इस तरह से भी कुछ दिख के रखा होगा। हिट में दिया था तो वो इसमें भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी करनी होगी। वो किसी भी तरह से ब्लॉक को घुमा सकता है। देखो ये इस तरह से पहले ओवरऑल ब्लॉक देगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर ऐसे पार्टीशन भी वो होगा, फिर इसमें आधा पार्टीशन भी हो सकता है। ये बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा, पर आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये पार्टीशन इतना हाफ होगा, ठीक है, या फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हाफ ही पार्टीशन वो बोल सकता है इस तरह से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप ये दोनों को सीरीज़ में सॉल्व कर दीजिए ताकि ये एक पूरा ब्लॉक हो जाएगा, वो चेंज होके इसमें हो जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दोनों को पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए लेंथ और वो पूरा डेटा दे के ही रखेगा, तो डोंट वरी, वो जिस तरह से प्रॉब्लम है उस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन
निकालना है। ये केवल इतना ब्लॉक बोल रहा है तो फिर वो उस हिसाब से लेंथ, विड्थ और वो सब देगा। तो आपको ये लेंथ, जो इतनी लेंथ है वो दे देगा, ठीक है, ये इतनी दे देगा। और जो यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी पूरे ब्लॉक की वो तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो हम कहीं पे भी इसमें यूज़ कर सकेंगे, वही के एवरेज है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई कि हम यहाँ एवरेज क्यों निकालते हैं, तीनों के अलग डिफरेंट थी। अगर तीनों के इक्वल होती के, ठीक है, और हाइट भी इक्वल हो जाती तो फिर के एवरेज क्या निकालने की कोई रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी, क्योंकि यही के होती सबके लिए और हाइट भी इक्वल है, ठीक है। उस हिसाब से इसमें के इक्वल हो जाती थी, एच आई निकल जाता और के एवरेज इक्वल टू K1 आ जाता। के एवरेज क्या हो जाती, K1 K2 जितनी ही हो जाती। तो अब बात करते हैं आगे। ये ब्लॉक किसी भी तरह से वो ब्लॉक ड्रॉ करेगा, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने बोला कि हम पहले K1 और K2 को, ठीक है, अगर आपको ऐसे जाना है K1 K2 को सीरीज मान लेते हैं, K3 K4 को सीरीज मान लेते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा। ये K1 K2 का के एवरेज निकाल लिया, वो अब हमारे लिए K1 हो चुका है। इन दोनों का के एवरेज निकाल लिया, वो अब हमारे लिए K2 हो चुका है, ठीक है। किसी भी तरह से आप मूव कर सकते हैं जैसे। फिर उसके बाद ये जो के एवरेज आपने K1 और K2 से निकाला था वो अब यहाँ पे K3 बोल देता हूँ, K5 बोल देता हूँ, और जो K3 और K4 से निकाला था वो K6 हो जाएगा। अब जो बचा वो अब क्या है, K5 और K6 किस में है, पैरेलल में है, तो आप पैरेलल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको अगर डाउट हो तो आप एक बार ये कर लो। ये गेट का इक्वेशन है, आपको गेट के प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। तो आज के लिए और एक लास्ट जो बची हुई एवरेज है जिसे हम जियोमेट्रिक एवरेज भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बोल देता हूँ। अब जियोमेट्रिक एवरेज का फॉर्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो पूरी की पूरी जियोमेट्री कवर करती है, ये एक्सप्रेशन यानी कि ई की पावर होगी समेशन ऑफ HI ln KI। यहाँ पे ln KI है, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ HI। ये फॉर्मूला आपको कहीं पे तो मिलेगा, शायद दांडेकर में ना हो तो तारिक अहमद से लिया होगा। ये पूरी की पूरी जियोमेट्रिक काउंट करती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको जियोमेट्रिक एवरेज बोलते हैं। हमने आगे देखा था सीरीज़ में हम क्या काउंट करते हैं, ज़्यादा हार्मोनिक एवरेज निकालते हैं, फिर पैरेलल में थिकनेस एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना, पैरेलल में थिकनेस एवरेज और वो हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जियोमेट्रिक एवरेज का। और अगर वो बोल रहा है कि सभी थिकनेस इक्वल है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3। सभी थिकनेस इक्वल है तो H प्लस H प्लस H, ठीक है। तो समेशन ऑफ HI क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ HI हो जाएगा, अगर n टाइम का डेटा है सॉरी n टाइम डेटा है तो समेशन HI क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा, और HI क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हो यहाँ पे इसमें, तो के एवरेज क्या निकल के आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ समेशन ऑफ HI की जगह H जो कांस्टेंट है, के की जगह ln KI वो तो वैसा ही है, ये हो जाएगा NH। अब अगर इसको आगे लिखे
तो एक्सप्रेशन ऑफ ये एच कांस्टेंट है, समेशन की बाहर निकल के आ जाएगा, नीचे वाले एच से उड़ जाएगा, 1/n के ऊपर चला जाएगा, के आई रेस टू 1/n। अब लॉग प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो के एवरेज का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा k1 मल्टीप्लाई k2 मल्टीप्लाई k3 रेस टू 1/n। इसे याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा एवरेज परमिएबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है। अब और एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने जो फॉर्मूला निकाला वो एक बार मैं फिर से यहाँ ब्रीफ करवा लेता हूँ कि सीरीज़ और किसके लिए निकाला, पैरेलल के लिए निकाला। हमने क्या बोला, हमारे पास के एवरेज है, ठीक है, और उसके लिए सीरीज़ में होता है एल अपन समेशन एल आई अपन के आई, और पैरेलल के लिए होगा के एवरेज सिंपल समेशन के आई एच आई अपन समेशन के आई एच आई, ठीक है, ये हो गया। अब गेट वाले तो होते ही वैसे ही फंकी होते हैं, संकी होते हैं, जो भी बोल दो, उनको तो बस कुछ नया डालना है। अब वो बोल रहा है कि चलो भाई बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सीरीज़ का उन्होंने फॉर्मूला भी रट के रखा है, बोला था सर ने कि डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने डेरिवेशन भी नहीं किया है। चलो बच्चों के साथ थोड़ा मजाक करते हैं, बच्चों को देख कहते हैं कि चलो भाई आपके साथ मैं प्रैंक करने वाला हूँ। तो वो क्या करेंगे, वो बोले कि भाई परमेबिलिटी सबकी सेम है, मैं चेंज कर रहा हूँ विस्कोसिटी। उसी टाइम पे अगर आपको विस्कोसिटी चेंज कर दे तो फिर क्या, बच्चे बोलेंगे कि भाई जादू हो गया, चलो के एवरेज निकाला, वैसे ही विस्कोसिटी के एवरेज निकाल के आ जाते हैं। सोचते हैं कि भाई आज तो बहुत अच्छा पेपर गया, फिर पता चलेगा गलत हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, विस्कोसिटी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर डेरिवेशन किया हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आगे हमने जो डेरिवेशन लिखा था उस पर चलते हैं। अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसी में आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, ये जो के एवरेज है वो कांस्टेंट हो रहा है तो वहाँ पे के लिख दोगे, म्यू की जगह म्यू एवरेज लिख दोगे, इतना ही चेंज होगा। ये के हो जाएगा, ये k1 हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ये k2 हो जाएगा। उस हिसाब से ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कि उस केस में जो ये फॉर्मूला है वो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या आ रहा है, आप अगर डेरिवेशन से करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर कोई भी दिक्कत नहीं है, वो स्टैंडर्ड मेथड होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा दिमाग लगाता है अपना और वो सोचता है कि चलो गेट वाले भी हमारे पिता समान होते ही है तो मैं भी उनका बेटा होने का फ़र्ज निभा लूँ, तो क्या करोगे, आप देख रहे हो फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू के बाय म्यू डेल पी बाय एल। उनको चेंज करना है, ऐसा करने दो। वो अगर एवरेज विस्कोसिटी निकालना बोल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है ब्रो। यहाँ पे देखो के और विस्कोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ये म्यू को ऊपर ले जाए तो फिर भी के क्या होता है, बॉटम पे ही आता है। तो हमने देखा था जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो तो अपने आप मिट जाते थे, अपने आप कैंसिल हो जाते थे, तो हमें कुछ नहीं करना। उस केस में अगर हमें यही फॉर्मूले से अगर म्यू का निकालना हो तो के को किससे रिप्लेस कर देना है, 1/μ से। तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, 1/μ एवरेज। देखो हर जगह के को म्यू से रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं कि राइट हैंड साइड किया और लेफ्ट हैंड साइड नहीं किया, ठीक है। म्यू एवरेज एल अपन समेशन ऑफ एल आई 1 अपॉन विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, चलो मैं थोड़ा अच्छा करके लिखता हूँ, ठीक है। उस केस में क्या करना है, के एवरेज को किससे रिप्लेस करना है हमें, 1/μ से, क्योंकि वो के साथ कैसे रिलेशन में था, इन्वर्सली रिलेशनशिप में था। तो 1/μ एवरेज इज इक्वल टू
एल अपन समेशन एल आई, के आई को म्यू से रिप्लेस करोगे तो म्यू आई। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा के एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल आई म्यू आई अपन एल। ये वो दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहे हैं। ये सीरीज वाला आप सोचोगे पैरेलल हो गया, वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे हाइट है, वो खास संभल के याद रखना। ये दो फॉर्मूला सेम नहीं हो चुके हैं सीरीज़ में। ये जो म्यू वाला फॉर्मूला था वो इसके जैसा दिखता ज़रूर है, पर वो दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे हाइट है। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को चेंज करोगे तो वैसे ही चेंज करोगे जैसे इस फॉर्मूले को चेंज किया था। किस तरह से, तो चलो लिखते हैं 1/म्यू एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एच आई अपन म्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एच आई। अगर इसको भी आप अच्छी तरह से लिखते हो तो म्यू एवरेज को क्या लिख पाओगे, समेशन ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय म्यू आई। अगेन ये फॉर्मूला भी किसके जैसा दिखता है, जो सीरीज कनेक्शन में ये वाला फॉर्मूला था उसके जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगेन क्या यूज़ किया हुआ है, एच आई यूज़ किया हुआ है। तो याद उतना रखना है, जैसे मैंने सीरीज़ को पैरेलल में कन्वर्ट करना सिखाया था, सॉरी लिनियर को रेडियल में कन्वर्ट करना सिखाया था, वैसे ही अगर इसमें के की जगह म्यू बोल दे रहे हैं वो लोग कि भाई कुछ फ्लडिंग किया, स्टीम फ्लडिंग किया, और तीनों क्षेत्र जो तीनों जोन थे उसमें कि ये क्यू कुछ अलग है, ये क्यू कुछ अलग है, तो अब फ्लो रेट निकालो। तो अब क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी यूज़ करेंगे क्यू, तो आपको कुछ नहीं करना, क्यू एवरेज निकाल दो। उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करो, केवल चेंज क्या करो, के को किससे रिप्लेस कर दो, 1/म्यू से। तो उससे आपको म्यू एवरेज मिल जाएगी। फिर जो भी प्रेशर डिफरेंस का डेटा दिया हो उस प्रेशर डिफरेंस के डेटा के अनुसार क्यू का फॉर्मूला लिख लो, क्यू इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई म्यू एवरेज डेल पी बाई एल। ये ओवरऑल डेल पी होना चाहिए क्योंकि हमने म्यू एवरेज यूज़ किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी चेंज हो आप खुद से लिखोगे तो ही समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 2-3 बार आप ट्राई करो, उसके बाद तारिक अहमद हम देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने कोरिलेशन यूज़ किए वैसे ही कोरिलेशन बुक में भी दिए हुए हैं, तो वो एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने जो अभी हम फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया की बात कर रहे थे कि हमारा जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, जो रिजर्वायर के रॉक के ग्रेन से उसके पोर्स में हो रहा है, ठीक है। तो वो नॉर्मल कंडीशन पे बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करें चैनलिंग की, ठीक है, चैनलिंग की या फिर फ्रैक्चर की। चैनलिंग क्या होता है, आफ्टर डिपोजिशन अगर कोई चैनल बन रहा है, पूरा जो पोर्स से फ्लो हो रहा है वो डिफरेंस है, जो चैनल से फ्लो हो रहा है वो डिफरेंस है। तो चैनलिंग के लिए क्या हम डार्सी लॉ यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम डार्सी लॉ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें डार्सी लॉ ही यूज़ करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जबकि मेन इक्वेशन क्या होता है चैनलिंग के लिए फ्लो का, Q इज इक्वल टू पाई आर रेस टू 4 डेल पी बाई 8 म्यू एल, ठीक है। पाई आर रेस टू 4 डेल पी बाई 8 म्यू एल। बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखा है। इसे बोलते हैं जुंग-पोएलस इक्वेशन, जो बहुत ही यूज़ होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। और दूसरी चीज़, चैनलिंग का फ्लो लिखते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा फ्लो है वो किसके जैसा है, पाइप के जैसा है। और ऑब्वियसली हम रिग हाइड्रोलिक पढ़ेंगे, हम प्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पाइप फ्लो का इक्वेशन आएगा, तो ये इक्वेशन हम वहाँ पे अच्छे से डिराइव करेंगे। पंप के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये अच्छे से देखेंगे। इसमें डेल पी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डेल पी होता है फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को डार्सी से कंपेयर करना चाहो, ठीक है, मैं ये फ्रैक्चर हटा दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं।
ये अगर डार्सी से कंपेयर करना चाहो तो कैसे करोगे, के ए बाई म्यू डेल पी बाई एल। ठीक है, तो एरिया क्या था, क्रॉस सेक्शनल पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को मैं इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, इससे कंपेयर करना चाहूँ तो कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, तो कि भाई के की वैल्यू क्या होगी, सिंपली बोलूँ तो के क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 8। इन दिस सेंस मैं डार्सी लॉ के फॉर्मूले के अंदर क्या करूँ, के की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 8 रख लूँ तो मैं वो फॉर्मूला चैनलिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसे को रिलेट करना कहते हैं। हमने अज्यूम पॉइलर्स इक्वेशन को किसके साथ को रिलेट किया, अपने डार्सी लॉ के साथ रिलेट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये डार्सी लॉ में अगर मैं के को रिप्लेस कर दूँ तो मुझे अज्यूम पॉइलर्स इक्वेशन मिल जाएगा, जो मैं किसके लिए यूज़ करूँगा, चैनलिंग के लिए। अगर बोल दिया है क्वेश्चन में कि मुझे चैनलिंग के लिए फ्लो रेट निकालना है तो डार्सी लॉ डायरेक्टली मत यूज़ कर देना, ये वाला इक्वेशन यूज़ होगा। रेडियस दिया होगा तो आप वहाँ से के निकाल लोगे। ठीक है, चैनल का रेडियस तो सपोज ये ऐसा चैनल है, ठीक है, पाइप ही हमने अज्यूम किया है चैनल को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर के केस में क्या होगा, फ्रैक्चर के केस में क्यू का फॉर्मूला होगा के एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 डेल पी बाई एल। सिंपल, अगर इसको भी मैं डार्सी लॉ के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा और इसको मैं डार्सी के लॉ से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये जो एच स्क्वायर बाई 12 है वो ही वैल्यू हो जाएगी के की। तो फ्रैक्चर की जो ये क्या निकल जाएगा, फ्रैक्चर परमेबिलिटी, ये क्या था, चैनल परमेबिलिटी। ठीक है, उसी हिसाब से ये क्या हो गया, फ्रैक्चर की परमेबिलिटी, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, एच स्क्वायर बाई 12 के इक्विवेलेंट होती है। अब यूनिट देख लो, यूनिट तो हमने कोई बात ही नहीं की है, जैसा राइट हैंड साइड पे यूनिट है उस हिसाब से उसमें जैसे यूनिट कट रहे हैं वैसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट मिल रहा है। अभी तक हमने यूनिट की कोई बात की नहीं है, हम बात करेंगे इसके बाद में, पर अभी तक तो कोई बात की नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हाउ टू कैलकुलेट परमिएबिलिटी इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन एंड डिस्कस्ड अबाउट द चैनलिंग परमिएबिलिटी एज वेल एज द फ्रैक्चर परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी चैप्टर का दूसरा भाग भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसमें हम गैस से परमिएबिलिटी मेजर करते हैं तो क्या वो लिक्विड से इक्वल आती है, वो डिस्कस करेंगे, और इफेक्टिव पैरामीटर ऑन परमिएबिलिटी डिस्कस करके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोरोसिटी परमिएबिलिटी रिलेशनशिप डिस्कस करके परमिएबिलिटी को पूरा कर लेंगे। तब तक आप इसके बेस थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लो। विकास में तो बुक है जो जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गलत आंसर है, लेकिन फिर भी आप अगर उसमें से 2-3 अच्छे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो आप कर सकते हो उसको सोल्व। उसमें से इसके बेस्ट क्वेश्चन देख लो। याद इतना रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये भी एक फॉर्मूला है, चैनल दिया है, फ्रैक्चर दिया है, फ्लो थ्रू पोरस मीडिया दिया है, उस हिसाब से आपको अपना फॉर्मूला चेंज करना है। तो आप ये फॉर्मूला जो आज का टॉपिक डिस्कशन था वो भी अभिजीत दांडेकर से ही था। ये जियोमेट्रिक एवरेज शायद मैंने तारिक अहमद से लिया हुआ है, तो आप देख लो वो भी। फिर ये अपने आप से एक बार खुद से करके देखो, सीरीज पैरेलल फॉर्मूला कैसे चेंज करना है वो भी मैंने बता दिया है कि कभी भी लीनियर से रेडियल में जाना है तो जैसे कोरिलेट किया हुआ था अज्यूम पॉइलर्स के इक्वेशन के बेस पे डार्सी ने अपना कोरिलेशन दिया था कि आप अगर चैनलिंग का सॉल्व कर रहे हो तो के यूज़ कर लो आर स्क्वायर बाई 8, दूसरा कोई पूरा मेथड जानने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से ये मैंने दिया हुआ है, एरिया को रिप्लेस कर लो 2πh से, एल को रिप्लेस कर लो इससे। अब एल एन आर ई बाई आर डब्ल्यू जो एल लिया है, क्योंकि हम डेल पी एल के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, तो जो एल लिया है, टोटल एल लिया है, L1 लिया, L2 लिया, उस हिसाब से आपको एल एन आर ई बाई डब्ल्यू चेंज करना होगा। सो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।